आप सभी को नमस्कार। अंग्रेजी नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। जैसा कि आज 1 जनवरी 2022 का ये पहला दिन और पूरा विश्व नववर्ष की जो ये मंगलमयी बेला है, बहुत धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पे आज हमारे साथ संदेश लेके स्वास्थ्य संबंधित और ये जो आंग्ल नववर्ष है और जो हिंदू नववर्ष है, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, क्या विषमता है, हमको किस तरीके से हिंदू नववर्ष को चैत्र प्रतिपदा में मनाना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है, क्या उसकी खासियत है, क्या विशेषता है उस पे भी। और ये जो आंग्ल नववर्ष है, जो कि हमारे सभी कार्य जो है, जिसको हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, सारे के सारे हमारे जो कार्य हैं, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे हर वर्किंग डे जो हमारा होता है, इसी अंग्रेजी दिनों से होता है। तो क्या खासियत है, इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जैसे कि मौसम बदल रहा है और एक कोरोना की संभावना भी है और केसेस बढ़ भी रहे हैं। इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर जीएस तोमर सर, जो कि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और साथ ही साथ विश्व आयुर्वेद मिशन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं अधिक समय न लेते हुए प्रोफेसर जीएस तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं। सर आएं और नव वर्ष की इस मधुर बेला पे अपने विचार रखें। सबसे पहले आप सभी को और एवं सर आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आपका स्वागत है सर, प्रोफेसर जीएस तोमर सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी। आपने आज आंग्ल नववर्ष के प्रथम दिन इस महत्वपूर्ण चर्चा को आयोजित किया है, इसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से आज के परिदृश्य में इस नव वर्ष के समय एक संदेश दिया जाना मैंने भी महसूस किया है कि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज हमको जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रश्न आंग्ल नववर्ष का है, तो साथियों हम उस भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एक प्रचारक हैं, उस भारतीय संस्कृति और सभ्यता के वाहक हैं कि हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा जो संवत्सर है, उस संवत्सर के अंदर जो भी आपकी चीजें जिक्र की गई हैं, जो बताई गई हैं, वो आज भी उतनी ही सटीक हैं और आज भी उतनी ही सामयिक हैं। और जहां तक हमारे नव संवत्सर का प्रश्न होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जो प्रारंभ होता है, उस समय वातावरण भी अत्यंत अनुकूल होता है, चारों तरफ खुशियों की लहर होती है, प्रकृति अपने आप में उन्मुक्त हंसी को लेकर के आपके सामने रहती है, वातावरण मनोरम होता है, फसलों की स्थिति बहुत ही आपके सामने, नई नई फसल आने के लिए स्थिति तैयार होती है। तो ऐसी स्थिति में उस मनोरम वातावरण में जो हमारे नए वर्ष का आगमन है, उस आगमन को हम लोग तमाम पूरे देश के लोग अन्य भिन्न भिन्न नामों से हम लोग उसको मनाते हैं। और ये बड़ा ही वैज्ञानिक तथ्य है कि उस समय संवत्सर जब परिवर्तित होता है, तो उस समय वातावरण के अंदर परिवर्तन आता है। आप सभी जानते हैं कि दक्षिणायन और उत्तरायण दो आपके अयन होते हैं एक संवत्सर के अंदर। जो संवत्सर आपका बदलता है, तो उस समय का वातावरण इतना मनोरम और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है कि हम लोग अपने आप को बहुत ही प्रसन्न चित्त महसूस करते हैं। तो ये हमारे भारतीय नववर्ष की विशेषता है। हम किसी भी धर्म को या किसी भी संस्कृति को हम लोग कभी कंडेम करने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के अनुसार भी कि हम सर्व धर्मों का सम्मान करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आंग्ल नववर्ष का तिरस्कार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे व्यवहार में आज आंग्ल नववर्ष ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। चाहे वो हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज का मामला हो, रेवेन्यू का मामला हो, या किसी भी प्रकार का एजुकेशन कैलेंडर का मामला हो, तो नव वर्ष के लिए हमारा जो आंग्ल कैलेंडर ही उपयोग में लाया जा रहा है। तो आज 2022 का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिवस में आपको अपनी बातें संदेश के रूप में देने का एक औचित्य ये भी है कि आज हम बड़े ही कहना चाहिए भयावह संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। निरंतर 2 वर्षों में हुई अनेकों इस प्रकार की घटना है, जिन घटनाओं के चलते
आज हमारा पूरा समाज, विश्व की पीड़ित मानवता बुरी तरह से दहली हुई है। आपने देखा कि 2019 में कोरोना का जब उदय हुआ, चीन के वुहान शहर से जब कोरोना प्रकाश में आना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि प्रथम लहर में हम लोग बड़े जागरूक रहे, तो भारतवर्ष में बहुत कम लोगों को हमने खोया। लेकिन द्वितीय लहर में हमारी लापरवाही ने, और स्थिति ऐसी गंभीर हुई कि तमाम लोग काल कवलित हुए, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी। साथियों, हमने अपने ऐसे अजीबों को, अपने ऐसे अजीजों को, अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, ऐसे लोगों को खोया है जो कि निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा, जिनकी कमी हम कभी पूरा नहीं कर सकते। और उस स्थिति में जाने के बाद भी आज मैं व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं कि आज यही कोरोना नए रूप बदल करके, कभी डेल्टा वेव के रूप में और कभी आपको ओमिक्रॉन के रूप में आपके सामने आ रहा है, और नए नए म्यूटेशन होने के बाद ये और भी संक्रामक स्थिति में पहुंच रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद, इतनी जागरूकता होने के बाद, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का निरंतर प्रयास है कि जन जागरूकता के माध्यम से हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए, कि हम लोग जागरूक रहें। और इस ठिठुरती सर्दी में हम अगर नव वर्ष का आगमन का जो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसका हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो हमको इस समय एक संकल्प लेना होगा कि हमको, अभी हमने आज से 2 दिन पहले एक कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तो हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि आज संपूर्ण विश्व में निरंतर बढ़ते हुए कोरोना रोगियों की संख्या, ओमिक्रॉन से पीड़ित रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और जन सामान्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमको निश्चित रूप से हमें जागरूक रहना होगा, और ये जागरूकता के अलावा कोई दूसरा विकल्प आपके सामने नहीं है। मैं डॉक्टर अवनीश जी, मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आप जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को व्याधि क्षमत्व को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए निरंतर जो आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, आयुष कवच के माध्यम से, आयुष आपके द्वार के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का यह सराहनीय कदम आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को दवाइयां मुहैया करा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप गांव गांव में असहाय, निर्बल, निरीह लोगों के पास भी जाकर के व्यक्तिगत समय निकाल के आप जाते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है। आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना तो अपनी जगह है ही, साथ साथ में आप इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियां जो आप उपलब्ध कराए हैं, चाहे गिलोय घनबटी हो, चाहे च्यवनप्राश हो, चाहे आपके ये आपकी अश्वगंधा चूर्ण हो, आप तमाम औषधियां जो उपलब्ध करा रहे हैं जन सामान्य को, वो आवश्यक है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी इज नॉट ए वन डे अफेयर। ये एक दिन का काम नहीं है कि आज आपने औषधि का सेवन कर लिया, आपकी इम्यूनिटी ठीक हो गई। 4 दिन कोरोना से आप भयग्रस्त हुए और आपने च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया। ये इम्यूनिटी जो है आपको आजीवन सेवन करने वाली चीजें हैं, जो आदर्शिक रसायन है, नित्य प्रति आप सेवन कर सकते हैं और करना चाहिए। बच्चों में कौन से रसायन का सेवन करें, युवावस्था में कौन सा रसायन ज्यादा लाभकारी होगा, वृद्धावस्था में कौन सा रसायन कितनी मात्रा में लें। लेकिन जैसा कि आप स्वयं जो है लोगों को आगाह करते हैं कि आयुर्वेदिक औषधियां चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हो, चाहे किसी रोग के लिए आप प्रयोग करते हो, बिना चिकित्सक के परामर्श के औषधि की सेवन करने से आपको लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। तो आप चिकित्सक आपको जगह जगह उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थान स्थान पर आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुर्वेद चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों की भर्ती कर रखी है। हमारे चिकित्सक उपलब्ध हैं, साथ साथ में हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी उपलब्ध हैं। तो आप जानकारी प्राप्त करके इन औषधियों का निरंतर सेवन करते रहें, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जहां तक सवाल आपने एक प्रश्न और किया कि जीवन शैली, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऋतु है, जो इस ऋतु में बढ़ती हुई सर्दी, यकायक जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो हम लापरवाही से घर के बाहर अगर कान खोल के निकले और आपने चेस्ट को प्रोटेक्ट किए बिना आपने मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया, विशेष रूप से उन लोगों ने, जो लोग जो है उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं,
तो ये लाभ के स्थान पर आपको हानि पहुंचा सकता है। तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि यदि आप बाहर निकलें तो आप चेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखें, और अच्छा हो कि धूप निकलने के बाद ही आप मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक का तात्पर्य ये कतई नहीं है आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप इवनिंग में करें या सूरज के निकलने के बाद करें, तो आपको ये करना होगा। दूसरा, खान पान में आपको विशेष रूप से ध्यान ये देना होगा कि अजवाइन इस ऋतु की सर्वोत्तम औषधि है। तो अजवाइन का प्रयोग चाहे आप सब्जी में डाल करके करें, चाहे अजवाइन का चूर्ण बना करके आप उसका उपयोग करें सैंधा नमक मिला के, चाहे अजवाइन को आप आटे में मिला करके उसकी रोटी या पराठा बना करके खाएं। अजवाइन बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए ये बहुत ही महाभेषज है, बहुत उत्तम काम करती है। महाभेषज वहां शुंठी को कहा गया है, अदरक को कहा गया है। तो शुंठी, अदरक, इनमें से कोई चीज, और आप काली मिर्च, तुलसी के पत्र, और आपको इनका प्रयोग जो है आप निश्चित रूप से लवंग, लौंग भी डाल सकते हैं। आप नियमित रूप से जो चाय पीते हैं उस चाय में डाल करके आप नियमित रूप से पिए तो यह निश्चित रूप से लाभकारी होगा। दूसरी बात, इस समय बाजरे की रोटी, बाजरा जो है इस ऋतु के अनुकूल भोजन है। बाजरे की रोटी को अच्छी तरह से देसी घी लगा करके आप गुड़ के साथ खाइए, तो ये आपके लिए शीत ऋतु में होने वाले जो उपद्रव हैं उनको रक्षा करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, आपको नियमित योगाभ्यास और नियमित शरीर का श्रम भी बहुत आवश्यक है। सर्दी की वजह से अगर आप एक रजाई में ओढ़ के लेटे रहेंगे, आप चलेंगे नहीं, श्रम नहीं करेंगे, तो आपके पैरों में, आपके शरीर में घातक दुष्प्रभाव होगा। क्यों? कि आप रिच फूड लेना शुरू कर देंगे और एक्सरसाइज आपकी कंपैरेटिवली उसकी तुलना के रूप में नहीं होगी, तो उस आनुपातिक विकृति के कारण आपको अनेक प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से श्रम भी करें, खान पान का परहेज करें। इस समय विशेष रूप से मटर बहुत ज्यादा आ रही है, और मटर भी बातकारक होती है, गोभी का फूल भी बातकारक है, बैंगन भी बातकारक है। इन सारी सब्जियों का सेवन करते समय हमेशा याद रखें कि उसमें हींग का प्रयोग जरूर करें। हींग और अजवाइन इस ऋतु में अत्यंत लाभकारी है, अवश्य करना चाहिए। अगर आपको उड़द की दाल इस ऋतु में खाई जा सकती है। इस उड़द की दाल अगर आप खाते हैं तो उसमें भी हींग और लहसुन, इन दो चीजों का तड़का लगाने के बाद अगर आप सेवन करेंगे तो उसका जो आपका विष्टंभकारी जो घातक दुष्प्रभाव है, जिसके वजह से आपको कब्ज हो सकती है, उससे भी आप बच सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप इस समय पालक है, बथुआ है, चौलाई है, पोई है, ये सारे जो साग आपके आ रहे हैं, ये सारे सागों के पत्ते वाले सागों का सेवन आप अवश्य करें। ये आपके लिए लाभकारी है। और इन महिलाओं को, जो महिलाएं आपके एनीमिया या पांडु रोग से पीड़ित हैं, उन महिलाओं को विशेष रूप से मैंने सर्वे कराया, और सर्वे में मैंने देखा कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो कि अपने परिवार के भरण पोषण में इतनी तल्लीन रहती हैं कि अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाती। तो मैंने देखा कि 65% महिलाएं, हमारा एक अध्ययन मैंने कराया था जब मैं महाविद्यालय में एज ए प्राचार्य कार्य कर रहा था, कि 65% महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की एनीमिक मिली। तो उन महिलाओं के एनीमिया को सुधार करने के लिए पालक, गाजर और चुकंदर, इन 3 चीजों का सूप बना करके आप सेवन करें, बहुत लाभकारी होगा। देसी गुड़ खाने को उनके लिए रिकमेंड करें तो देसी गुड़ लाभकारी होगा। मैं तो यहां तक समझता हूं कि सफेद जहर, सफेद नमक और आपका जो है चीनी, इन दोनों का प्रयोग जितना कम आप करेंगे उतना आपको लाभकारी होगा। तो सफेद चीनी की जगह पे आप गुड़ का प्रयोग करें और नमक की जगह पे आप सेंधा नमक का प्रयोग करें, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा लाभकारी होगा शरीर के लिए। ये आप अवश्य करें। तो अवनीश जी, अब मैं समझता हूं कि थोड़ा सा एक योग के संदर्भ में भी थोड़ा जानकारी लोगों को शेयर करना चाहूंगा कि हमको नियमित रूप से इस समय, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं मॉर्निंग में, तो कम से कम आधा घंटे का आप योगाभ्यास करें। और योगाभ्यास में ध्यान रहे कि आपको 3 तरह के आसन करना है: फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम, बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम और साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम। तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए
सबसे उत्तम आसन है आपका योग मुद्रा। आप योग मुद्रा में बैठ जाएं और आप श्वास को ले लें, अंदर करें, इनहेल करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप बाएं घुटने पे आएं, सांस को रोकें, इसे कहेंगे हम शून्यक, और फिर सांस को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फिर सांस को रोक लें और सांस को छोड़ते हुए मध्य में जाएं और श्वास को लेते हुए फिर ऊपर आएं और श्वास को छोड़ते हुए दाएं घुटने पे जाएं। ये अभ्यास आपका योग मुद्रा का है। ये आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए सर्वोत्तम आसन है। योग मुद्रा में का प्रयोग करते समय या आप सुखासन में बैठे, सिद्धासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, जो आसन आपको सुखपूर्वक बैठने में लाभकारी हो। दूसरा आसन आता है बैकवर्ड बेंडिंग। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए सर्वोत्तम आसन हम समझते हैं भुजंगासन। आप लेट जाएं उल्टा, उल्टा लेटने के बाद हाथों के सहारे चेस्ट को ऊपर उठाना है श्वास को लेते हुए, और श्वास को रोक लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। ये आपका होता है भुजंगासन। ये भुजंगासन के अभ्यास से बैकवर्ड बेंडिंग के माध्यम से आपका स्पाइनल कॉर्ड काफी लचीला रहता है। तीसरा आसन आपका होता है साइडवर्ड बेंडिंग। इसके लिए आप कोणासन का प्रयोग करें, अर्थात आप ऐसा भी कर सकते हैं कि श्वास को छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास को लेते हुए ऊपर आए, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास को लेते हुए ऊपर आए। तो ये आपका जो कोणा आसन है, इस आसन के माध्यम से आप साइडवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइनल कॉलम हो जाएगा। और ट्विस्टिंग करने के लिए, स्पाइनल कॉलम को ट्विस्ट करने के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन का प्रयोग करें। यह अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लोगों में विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इससे जो आपका घुटना होता है वो पैंक्रियाटिक एरिया को कंप्रेस करता है। इसकी वजह से पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होकर के अधिक से अधिकतम इंसुलिन सीक्रेट करने की क्षमता रखती हैं। तो उससे आपको उन रोगियों में जिनमें कि इंसुलिन की इनसफिशियंसी है, उन रोगियों में बहुत लाभ मिलता है। तो इससे आपका रोटेशन भी होगा स्पाइनल कॉर्ड का, और साथ साथ में आपका मधुमेह के रोगियों के लिए भी ये लाभकारी होगा। तो इसका हम प्रयोग करें। तो आपके ये 3 आसन निश्चित रूप से अपने जीवन के दैनिक जीवन में उतार लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाहे कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, सारे वेरिएंट का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो फर्स्ट टारगेट आपका क्या है? लंग्स। तो लंग्स को शुद्ध रखने के लिए आपको अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं कपालभाति सर्वोत्तम लाभकारी आसन है। अनुलोम विलोम हर व्यक्ति जानता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है कि कुंभक रेचक पूरक में 1:4:2 का अनुपात होता है। 10 तक सांस लेते हुए सांस खींचें, 40 तक गिनते हुए रोकें और 20 तक गिनते हुए दूसरी नाक से छोड़ें। तो इस प्रकार से आपका कुंभक रेचक पूरक का अनुपात में एक्सरसाइज करने से आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम बढ़ता है, टोटल लंग की पावर बढ़ती है, हमारा लंग का टिश्यू हेल्दी होता है, एरिएशन बहुत अधिक होता है, आपको काफी अलर्टनेस रहेगी, शक्ति स्फूर्ति आएगी। बहुत लाभकारी आसन है। लेकिन कपालभाति जिन रोगियों को उच्च रक्तचाप है उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो हमको यह ध्यान देना होगा कि आज के परिदृश्य में नियमित योगाभ्यास, टहलना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और ताजा सुपाच्य भोजन का सेवन करना यह अत्यंत लाभकारी और सामयिक है। तभी हम कोरोना या ओमिक्रॉन के खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। सर, हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, पहले कार्यक्रम समापन हो इससे पहले आपका जो 9 वर्ष के आपके एक गीत आपने लिखा है, कविता आपने लिखी है, कृपया हम सभी के बीच उसको रखें, लोग सुनना चाहेंगे उसको। हाँ, आपका विशेष रूप से मैं कुछ लिखता भी हूँ, और चूंकि आपने आज इसको बताया तो मैं बोलना चाहूँगा कि नूतन कैलेंडर वर्ष जो आपका है, मैं इसको कैलेंडर वर्ष मान रहा हूँ। आंग्ल वर्ष को मैं अपना नव संवत्सर को ही मानता हूँ, और चूंकि ये व्यावहारिक है इसलिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने इसके ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हैं, जरा ध्यान दें भैया। कण कण चंदों सा संस्कृत हो कविता का नव रूप निराला, नए वर्ष का पल पल झंकृत सुर नहरी सा अमृत प्याला।
कण कण छंदों सा संस्कृत हो कविता का नव रूप निराला। नए वर्ष का पल पल झंकृत सुर लहरी सा अमृत प्याला। ऊषा की अनुराई लेकर बेगों का वह कलरव प्यारा। हर पल खुशियों में डूबा हो जैसे माँ का राज दुलारा। ये हमारी वातावरण की स्थिति बनना चाहिए कि ऊषा की अरुणाई लेकर बेगों का वह कलरव प्यारा। हर पल खुशियों में डूबा हो जैसे माँ का राज दुलारा। सपनों की परियों सी घड़ियां खुद मधु का प्याला पिलवाएं। सपनों की परियों सी घड़ियां खुद मधु का प्याला पिलवाएं। यश वैभव बारात सजा कर तोमर तेरा दर खटकाएं। यश वैभव आपके दरवाजे पर स्वयं झंकृत करने के लिए आपको तैयार रहे। अब देखिए किन स्थितियों में गुजर के हम लोग आज 2022 में प्रवेश कर रहे हैं कि बीत गया 21 रुला कर कितनों का इतिहास बनाया। बीत गया 21 रुला कर कितनों को इतिहास बनाया। कितने बिछुड़ गए अपनों से कितनों के रक्ताश्रु बहाया। बिछुड़ गए कितने अपनों से कितनों के रक्ताश्रु बहाया। कितने लोगों को खून के आंसू रुलाया है। कितने हमारे अपने इतिहास बन गए हैं। कितने हमारे लोग हमसे बिछुड़ गए हैं। इसका कोई कहना नहीं है। यह अत्यंत खेद और बड़ी दुख की स्थिति है। लेकिन हमको समय के चक्र के साथ चलना है। सारी चीजें प्रकृति के साथ में चल के आगे बढ़ना है। तो आशाओं की आभा लेकर हंसकर नया वर्ष फिर आया। आशाओं की आभा लेकर हंसकर नया वर्ष फिर आया। 2022 नवेला नरसा मनोरम मन पर छाया। 2022 नवेला नशा मनोरम मन पर छाया। तो हमें करना क्या है? हमको भारत सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के जो संदेश हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है देश के लिए कि स्वास्थ्य सफाई सुविचारों से जीवन बगिया को सींचेंगे। स्वस्थ गांव परिवार बनाकर रुग्णों की पीड़ा खींचेंगे। हम लोग चिकित्सक हैं। हमारा दायित्व है कि जन जन को स्वास्थ्य पहुंचाना हमारा दायित्व है। सफाई अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है और निरंतर हम लोग स्वच्छता की तरफ विशेष रूप से ध्यान देने के लिए लोगों को आगाह करेंगे। सुविचारों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कतई क्षम्य नहीं है। हमको अच्छे विचारों से हमारे देश के समुन्नति करना है और देश के अच्छे विचारों से हमारी नई पीढ़ी के अंदर जोश भरना है, उनके अंदर संस्कार पैदा करना है। तो तभी हम लोग स्वस्थ गांव और परिवार बनाने के बाद हमारे जो पीड़ित मानवता है उनकी पीड़ा का हम समन कर पाएंगे। तो लेकर नव संकल्प करेंगे वसुधा का श्रृंगार नवेला। लेकर नव संकल्प करेंगे वसुधा का श्रृंगार नवेला। हरे हरे पेड़ों पर करते बिहग वृंद कलरव अवल अलबेला। हरे हरे पेड़ों पर करते विहग वृंद कलरव अवल बेला। तो करना हमें क्या है कि कटुता ईर्षा बैर भाव को त्याग प्रीति की नदी बहाएं। आपस में जो हमारा देश की भावना है उसको हमें त्यागना होगा। प्रेम और सौहार्द को बढ़ाना होगा। कटुता ईर्षा बैर भाव को त्याग प्रीति की नदी बहाएं। भूले बिसरे नए पुराने मित्रों को फिर से अपनाएं। आपस की कटुता को छोड़ करके पुनः हमें मित्रता का दामन थामना है और देश के विकास के लिए एक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है, एकजुट होना है और अपनी शक्ति को दिखाना है। माता की गोदी का गौरव सीख पिता के आदर्शों को। माता की गोदी का गौरव सीख पिता के आदर्शों की। याद भुला मत देना प्यारे भारत माता के सपनों की। आप जो है पिता का जो गौरव है, माता की सीख है, इसको तो हमें याद रखना ही है। लेकिन भारत माता के जो सपने हैं, हमें देश के सपने हैं, राष्ट्र के जो सपने हैं, उनको नहीं भुलाना है। क्योंकि राष्ट्र के नागरिक होने के बाद राष्ट्र की उन्नति के लिए, समुन्नति के लिए हमारा दायित्व बनता है। तो हमको सोचना क्या है, बड़े गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज चैन की नींद तुम्हारी सीमा के प्रहरी का ऋण है। आज अभी आपने देखा होगा न्यूज में कि -15 डिग्री टेम्परेचर पर बीएसएफ के हमारे जवान सीमा की सुरक्षा में सन्नद्ध हैं। परिवार के सुख को भूल करके, अपने व्यक्तिगत सुखों को तिलांजलि दे करके
हमारी नींद को सुरक्षित रखने के लिए आज हमारे जवान सीमा पर जो सन्नद्ध है, हिम जहां आंसू भी जम जाते हैं, शब्द जम जाते हैं, इन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं। तो आज चैन की नींद तुम्हारी सीमा के प्रहरी का ऋण है, देश प्रेम पर सदा निछावर तन मन धन सब उसका प्रण है। देश प्रेम पर सदा निछावर तन मन धन सब उसका प्रण है। हमको भी निज कर्तव्यों में राष्ट्र प्रेम का रंग भरना है। हमको भी निज कर्तव्यों में राष्ट्र प्रेम का रंग भरना है। भारत भू को विश्व गुरु का गौरव फिर अर्पित करना है। भारत भू को विश्व गुरु का गौरव फिर अर्पित करना है। साथियों, आज हमको निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस पथ पर हम लोग चल रहे हैं, पथ कंटकीर्ण हो सकता है, लेकिन उस कंटकीर्ण पथ पर हमारे अंदर का जो संकल्प है और दृढ़ प्रतिज्ञा है, हमारा जो संकल्प हमें आगे लेके जाएगा, और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, आज हमको कतई पथभ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव अप्रोच से हमको दूर रहना है, सकारात्मक प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ना है, और जो देश के संरचनात्मक कार्यों में सहयोग करता हो, देश के विकास के लिए अग्रणी हो, हमको उन लोगों के साथ चलना है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है कि आयुर्वेद योग अपनी पाश्चात्य संस्कृति के बलबूते पर यह देश पुनः विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, मुझे अपने इस पद्य टूटी फूटी पंक्तियों को आप सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर रचना आपकी। जब मैंने सुबह इसको व्हाट्सएप ग्रुप में देखा, तभी मैंने कहा कुछ ऐसा करें कि सर इसको अपने शब्दों में, अपनी आवाज में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और निश्चित ही बहुत ही अच्छा रहा। और ये एक हर यूट्यूब पे भी रहेगा, रिकॉर्डेड वर्जन में भी अभी मैं इसको ले आऊंगा, यूट्यूब पे भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी आपने बातें बताई हैं नववर्ष को लेके, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे, जो वहां पे जो हमारी प्रकृति भी है, हमारी जो ऋतुएं हैं, वो भी हमारे अनुकूल रहेंगी। बस ये है कि जैसे कि हर चीज को हमको सम्मान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हम देखते हैं, चाहे वो हमारे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हमारा वर्किंग है, जैसे ऑफिस वर्क है, चाहे हमारे जो संविधान है, चाहे आप एक अगर डायलॉग की बात करते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा होता है। तो कभी वहां पे हिंदी महीनों से तारीख नहीं दी जाती है, या एग्जाम की जो डेट होती हैं वो हिंदी के महीने से नहीं होती हैं। तो इन सब चीजों को पहले हम देखना होगा हम सभी को, कि प्रैक्टिकली जो व्यवहार में हमारे बहुत दिनों से चली आ रही है, उसको हम धीरे धीरे परिवर्तित जरूर करेंगे। और आंग्ल नववर्ष, ये नववर्ष नहीं है, ये कैलेंडर वर्ष है, कैलेंडर बदलता है, और उसी के अनुसार हमारे सारे कार्य भी संपादित हो रहे हैं। तो हमको निश्चित इसका सम्मान करना पड़ेगा। और हम सभी अपना जो नव वर्ष है, हम इसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे मनाएंगे। माँ दुर्गा की आराधना से वहां पे हम लोग प्रारंभ करते हैं, और इस तरीके से वहां पे भव्य तरीके से नए वर्ष का आगमन हम लोग करते हैं। जैसा कि सर ने आपने बताया कि खेतों में अच्छी अच्छी फसल भी होती है, वहां पे बैसाखी का त्योहार भी आता है। हर तरीके से हिंदुस्तान के हर कोने में नववर्ष कई रूपों में मनाया जाता है, तो उसकी अलग ही बात होती है। बस यही कहना है कि इसका हमको सम्मान करना है, आंग्ल नववर्ष का अपमान किसी का नहीं करना, हर किसी को आत्मसात करना है, और इसी के अनुसार चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। और कोरोना से बच के रहें, जैसा कि सर ने अभी बताया भी, मास्क का प्रयोग जरूर करें, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से आप बच के रहें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद अवनीश जी इस उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए, कि हमारा जो एक संदेश हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, जैसा कि आरोग्य भारती का और हमारे विश्व आयुर्वेद मिशन का अपना खुद मोटिव है कि हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा गांव स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, और हमारा संपूर्ण भूमंडल स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हम उस परंपरा के अनुयायी हैं जिसमें कि संपूर्ण विश्व को हम परिवार समझते हैं। अयम निजय परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। कोरोना के कालखंड में आपने निरंतर तमाम कार्यक्रम किए और आज आप देख रहे हैं कि आज हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर, चाहे योग हो चाहे आयुर्वेद हो, आज अक्रॉस द ग्लोब संपूर्ण विश्व के कोनों कोनों में लोकप्रियता के शिखर छू रहा है। चाहे वो हल्दी का दूध हो, चाहे आपका गुड़ची का सेवन हो, चाहे तुलसी का सेवन हो, ये सारी चीजें आप जन सामान्य के मुंह से सुन रहे हैं। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है जब हमारे पास मेल आते हैं बाहर से, दूसरी कंट्री से जब मेल आते हैं, जब वो जानकारी लेना चाहते हैं कि अश्वगंधा के बारे में जानकारी चाहते हैं, हल्दी के बारे में जानकारी चाहते हैं, तुलसी के बारे में जानकारी चाहते हैं, च्यवनप्राश के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी डोज में लेना चाहिए, बच्चों को कितना देना चाहिए, तो अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो हम उस धरोहर को अपने आप बच्चों को भी हम जागरूक करें। और आईटी सेक्टर में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने आयुष के कोर्स को अब क्यूरिकुलम में प्रारंभिक शिक्षा में रखने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो मैं ये जानता हूं कि ये अगर पहल होगी तो हमारे बच्चे चरक, सुश्रुत, पतंजलि, भागवत, सारंधर, इन महर्षियों का जिनका कि बहुत बड़ा योगदान है। आज आपने सुना होगा कि नासा ने आपका विमान शास्त्र जो हमारा है, उसको नासा ने उस पर काम करना प्रारंभ किया है। तो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी वैज्ञानिकता को हमको निश्चित रूप से पहचानना पड़ेगा। और हम पुनः उस पहचान को, उसके लिए करना क्या है, ज्ञान बुद्धि प्रदीपेन। आज आपके परिदृश्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक धरातल पर आप अध्ययन करके देखिए, यद्यपि वैज्ञानिक मापदंड अधूरे हैं, आपकी जो बात कही गई है उन वैज्ञानिक मापदंडों पर सिद्ध होती है, लेकिन फिर भी कोई भी तथ्य हमारे मनीषियों ने अगर लिखा हुआ है तो आज वो संपूर्ण रूप से वैज्ञानिकता को अपने आप में समेटे हुए हैं। इस ऋतु में, शीत ऋतु में आप देखते हैं कि तिल के पकवान, तिल और गुड़ का सेवन जो है भारतवर्ष में जगह जगह किया जाता है। मौसम के हिसाब से क्यों लाभकारी है। नवरात्र में जो व्रत किया जाता है हमारे यहाँ, नवरात्र का जो व्रत होता है, तो आप देखते हैं कि शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। तो शारदीय नवरात्र में जो व्रत किया जाता है उसका विधान क्या है कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। तो पित्त के प्रकोपजन्य विकारों को रोकने के लिए अगर आपने 9 दिन व्रत कर लिया, व्रत का तात्पर्य फास्टिंग नहीं है कि पूरी तरह से भोजन आप छोड़ दीजिए। व्रत का तात्पर्य होता है आपके शरीर के सापेक्ष लंघनम लघु भोजनम। आप लघु भोजन करें तो आपको, क्योंकि आपकी जठराग्नि सभी रोगों का हेतु है, जठराग्नि स्वास्थ्य का हेतु है। तो आप अगर उस ऋतु में लंघन करके या फास्टिंग करके, व्रत करके आप शरीर की शुद्धि करते हैं तो आपको निश्चित रूप से उस ऋतु में होने वाली व्याधियों से अपने आप को बचा सकते हैं। उसी प्रकार से क्षेत्र में जो है आपका कफ का प्रकोप होता है, तो कफ के प्रकोपजन्य विकारों को रोकने के लिए आपने चैत्र नवरात्र में 9 दिन का जो व्रत का विधान किया गया है, तो नवरात्र में अगर 9 दिन आप व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से आप उस ऋतु में होने वाले कफज रोगों को रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे तीसरा दोष बात होता है, बात का प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है, तो वर्षा में नवरात्र क्यों नहीं आता, वर्षा में 9 दिन के व्रत का क्यों विधान नहीं है। आप जानते हैं बात का प्रकोप जो है लंघन से होता है। यदि आप लंघन करेंगे, अपतर्पण करेंगे तो बात का प्रकोप होगा। तो बात के प्रकोप के लिए वर्षा ऋतु में आपका लंघन का या व्रत करने का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। तो हमारी हर परंपरा के पीछे वैज्ञानिकता छिपी हुई है। तो हमको अपने जनसामान्य को, उन विद्यार्थियों को जो भाई आईटी सेक्टर में है, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को वैज्ञानिक भाषा में समझाना होगा, तभी बच्चे हमारी संस्कृति में विश्वास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमको तो बहुत अच्छा सुझाव लगा। हमारे आरोग्य भारती के एक राष्ट्रीय सदस्य हैं कार्यकारिणी के, डॉक्टर विनय सिंह जी, आज उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला, उसमें लिखा कि हमको प्रयास करना चाहिए कि अपना जन्मदिन भी अपनी तिथि के हिसाब से मनाएं। तो इससे बच्चों को कम से कम आपके 12 महीने के नाम चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक ये याद तो रहेगा और तिथि भी याद रहेगी। तो इस तिथि से आप अपना जन्मदिन मनाने का अगर परंपरा प्रारंभ करें तो बड़ा ही अच्छा कदम होगा। और निश्चित रूप से हमको अपनी संस्कृति, स्वधर्मो निधन श्रेयम पर धर्मो भयावह, आपको अपने धर्म पे विश्वास और आस्था रखना चाहिए। आप उस धर्म के ध्वजवाहक हैं, उस धर्म के आप धारक हैं जो धर्म संपूर्ण सृष्टि को दिशा दिया है। प्राचीनतम धर्म है, प्राचीनतम हमारी संस्कृति है। तो उस इसी विरासत को लेकर के हम के उथली हुई चीजों की तरफ भाग रहे हैं।
पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण में हम अपने मौलिक संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो हमको माता पिता अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वार तस्य वर्धन्ते धनुर्विद्या सुबलम। तो हमको इन सब चीजों को सीखना है, बच्चों को संस्कार में लाना है। और संस्कार कभी पढ़ाए नहीं जाते, संस्कार अनुसरण किए जाते हैं। जैसा हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, तो हमको अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ उसी प्रकार के आचरण करने होंगे, तभी हमारे बच्चे हमारे साथ सम्मान और संस्कार को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से, मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं, बहुत प्रशंसा करता हूं कि आप बहुत समर्पित व्यक्तित्व से अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की तरफ आपका बहुत ध्यान है। और दूसरी बात, आप केवल कहने में नहीं, आप करने में विश्वास करते हैं। आपने पीड़ित मानवता की सेवा में जो कार्य किया है, जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए आप बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वृद्धाश्रम में आप जाते हैं, आपने दुख भी प्रकट किया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि दुर्भाग्य हमारे देश का, जहां पर वृद्धाश्रम बन रहे हैं। हमारी तो संस्कृति थी कि हमारे वृद्धों के लिए हमारे परिवार में स्थान है। वो परिवार भाग्यशाली है जिसके घर में कोई वृद्ध है। तो हम वृद्धाश्रम की संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से लेके आए, और हमारे वृद्धाश्रम में जब आप जाइए तो आपको दुर्भाग्य महसूस होगा कि उसमें रहने वाले लोग, अधिकांश लोग ये कहेंगे कि हमारा बेटा आईएएस है, पीसीएस है, हमारा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो ऐसे लोगों को वृद्धाश्रम में रहने के लिए उनको जो आप पैसा देते हैं, उनके लिए अर्थ की कोई कीमत नहीं है। उनको आपका समय दान चाहिए। जिसके साथ माँ बाप जिस संस्कृति को लेकर के आपका भरण पोषण करते हैं, तो वृद्धावस्था में आपको निश्चित रूप से उन माता पिता को भी ध्यान देना होगा। इन संस्कारों की अभिवृद्धि के लिए आपको भारतीय संस्कृति के उन मौलिक तत्वों को बच्चों को पढ़ाना होगा, जिससे बच्चों में वो संस्कृति के मूल तत्व पुनः वापस आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह आयोजन किया, यह हमारे 10 लोगों के पास पहुंचेगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि यदि हमारी इन बातों का असर से अगर 2 व्यक्ति भी संस्कारवान होने के लिए संकल्प ले लेते हैं, तो नई वर्ष में सबसे बड़ा प्रण होगा कि हम संकल्प लें कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्मशास्त्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। और एक ही उद्देश्य हमारे सामने रहेगा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। यही भारतीय धर्मशास्त्र का सार है कि जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, वो चीजें हम दूसरों के साथ में व्यवहार नहीं करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें, हमारा देश उन्नत होगा, हमारी संस्कृति उन्नत होगी और हम आगे बढ़ेंगे। और एक संकल्प लेके विवेकानंद का उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति वरान निबोधन निरंतर चलते रहेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। और नववर्ष के लिए पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है आपने बताई। जैसा कि अभी आपने बताया, रेफरेंस दिया कि हमको अपने बच्चों का या अपना भी जन्मदिन जो है हिंदी तिथि से मनाना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे स्कूलों में बच्चों के बोर्ड पे डेट लिखा जाता है, तिथि लिखी जाती है, वो साथ में हिंदी भी तिथि लिखी जाए। कौन सा महीना चल रहा है, चैत्र चल रहा है, बैसाख चल रहा है, वो भी बोर्ड पे अगर लिखा जाएगा। और दूसरी बात, हम अपने घरों में जो कैलेंडर रखते हैं उसमें साथ में हिंदी वाली तिथियां भी लिखी रहे और बच्चों से समय समय पर पूछा जाए आज कौन सी तिथि है, तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी ये हिंदी महीनों के प्रति लगाव आएगा। बीएमएस में आने के बाद आयुर्वेद पढ़ते समय मुझे ट्रिक से याद करना पड़ा था ये महीनों के नाम हिंदी में। तो जब 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हमें इन महीनों के नाम नहीं याद थे, तो कहीं न कहीं ये विडंबना है हमारे समाज की। और हमें अपनी नई पीढ़ी में इन 12 महीनों के नाम, जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं तो उनको जनवरी, फरवरी, हर माँ-बाप यही करते हैं। संडे, मंडे रटो बेटा, जनवरी, फरवरी, कभी उन्होंने हिंदी महीनों के नाम रटाने का प्रयास नहीं किया। तो अपनी नई जनरेशन में हमको ये लाना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छा सर। एक आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी गवर्नमेंट में कुछ औषधियां भी दी जा रही हैं इम्यूनिटी वर्धक। तो मेरे पास ये आयुष रक्षा किट है, जैसा कि इस समय दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में ये आयुष रक्षा किट का वितरण किया जा रहा है। और एक ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आयुष कवच। तो उस आयुष कवच ऐप पे आप अगर जाएंगे तो वहां पे आपके आसपास जो भी डिस्पेंसरी है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, वहां पे डिटेल आ जाता है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी जिला के अनुसार हर जिले में कहाँ कहाँ पे है। तो आपके निकट में जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है,
आप वहां पे आधार कार्ड लेके जाएंगे तो इस तरीके से आयुष रक्षा किट, इसमें च्यवनप्राश भी है, इसमें आयुष काढ़ा भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आयुष क्वाथ दिया जा रहा है, आयुष काढ़ा, साथ ही साथ च्यवनप्राश भी यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी ये गुड। यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये लोगों को राइट। दिया जा रहा है। और साथ ही साथ संशमनी वटी, जिसको हम लोग गिलोय वटी कहते हैं, ये भी दिया जा रहा है, इम्यूनिटी वर्धक है। और नस्य के रूप में नाकों में डालने के लिए अणु तेल भी दिया जा रहा है। बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आयुष कवच ऐप आप डाउनलोड करिए और साथ ही साथ अपने नजदीकी जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं उसकी सूचना लीजिए। बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं होती है, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारी सुविधाएं सरकार आपके लिए दे रही है। कोरोना का जैसा कि संभावना बताई जा रही है, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा करें और साथ ही साथ ये दवाओं को लेके आप अपनी इम्यूनिटी जरूर बढ़ाएं। इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः प्रोफेसर जीएस तोमर सर, आपको हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से चैत्र और शारदीय नवरात्र में जो अभी आपने लंघन की बात बताई, हर जो बातें हमारे हिंदू शास्त्र में बताई गई हैं उसका कहीं न कहीं वैज्ञानिक कारण है। इस पे हम लोग फिर कभी और विस्तृत चर्चा करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी।